F is equal to Gm1 M2 over R स्क्वायर। अच्छा, हाँ, क्वेश्चन के अंदर जो आपको मासेस गिवन है वो कितने गिवन है? 2 kg, राइट। सो इसका मतलब है कि जहां पर आपके पास G होगा वो तो 6.673 एक्सपोनेंट -11 है। M1 की जगह आप 2 लिखेंगे, M2 की जगह पर भी 2 लिखेंगे। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों बॉडीज का आपको रेडियस गिवन है, यानी ये डिस्टेंस नहीं है, ये दोनों का रेडियस है। यानी अगर एक बॉडी ये थी, दूसरी बॉडी जो है वो इसके साथ कांटेक्ट में ऐसे रखी हुई है, तो अब दोनों के सेंटर्स में जो डिस्टेंस होगा वो बेसिकली 1 मीटर नहीं होगा, बल्कि वो 2 मीटर होगा। तो आप लिखेंगे 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर से दोनों 2 क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा क्या? 6.67 एक्सपोनेंट -11। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये तो मेरे ख्याल से एक फैक्ट था जिसका जवाब आपने दे देना चाहिए था। डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, हमने बार बार एक बात कही कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट विच इज एक्सर्टिंग द फोर्स। और इसकी सबसे आसान एग्जांपल क्या थी? जब भी आप किसी चीज को ड्रॉप करते हैं वो हमेशा सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ आती है, ठीक है। वो सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ जिस फोर्स की वजह से आती है वो फोर्स बॉडी का वेट कहलाती है, और वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा उस ऑब्जेक्ट की तरफ एक्ट करती है जो फोर्स एग्जर्ट करता है। तभी हमने कहा टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट व्हिच इज एक्सर्टिंग द फोर्स। एन एलिवेटर इज राइजिंग एट कांस्टेंट स्पीड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, अब देखें, सवाल पूरा पढ़ना बहुत अच्छी बात है। सवाल पढ़ने के दौरान थोड़ा सा इस बात का आइडिया लगा लेना कि क्वेश्चन का ताल्लुक किस टॉपिक से है और क्या मेरे जहन में होना चाहिए। अब जैसे आपने एलिवेटर की बात की तो आपको 3 केस याद आएंगे। हमने ये कहा था कि अगर एलिवेटर जो है वो ऊपर जाती है तो टी ज्यादा होता है, डब्ल्यू कम होता है। अगर एलिवेटर डाउनवर्ड जाती है तो टी कम होता है, डब्ल्यू ज्यादा होता है। अगर एलिवेटर आपके पास रेस्ट में रहे या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, इन सूरतों में टी जो है वो किसके बराबर होता है? डब्ल्यू के बराबर होता है। ठीक, वो अगर वेटलेसनेस वाला टॉपिक आपके जहनों में है तो ये तीनों रिलेशन आपके जहनों में होंगे। एन एलिवेटर इज राइजिंग एट कांस्टेंट स्पीड। अब इस जुमले में सबसे इंपॉर्टेंट लफ्ज है मेरे लिए कांस्टेंट स्पीड। जैसे ही मैंने कांस्टेंट स्पीड पढ़ा, मुझे क्लिक कर जाना चाहिए कि टेंशन और वेट क्या होंगे? बराबर। और आपको याद होगा टेंशन का मतलब अपेरेंट वेट होता था। अब जरा ऑप्शंस देखिए। द अपवर्ड केबल फोर्स इज कांस्टेंट 1, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एलिवेटर इज कांस्टेंट 2। अच्छा, ऐसे सवालों में प्रेफर ये करता हूं कि जो जो आपको सही लगता है ना आप उसको मार्क करते जाएं। अपवर्ड केबल फोर्स इज कांस्टेंट, दैट इज राइट। क्यों? क्योंकि अगर कांस्टेंट स्पीड है तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो होनी चाहिए। और रिजल्टेंट फोर्स कब जीरो होगी? जब अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स सेम हो। डाउनवर्ड फोर्स वेट है, वेट अगर कांस्टेंट है तो अपवर्ड फोर्स भी कांस्टेंट है। क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? कांस्टेंट। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एलिवेटर इज कांस्टेंट, ये गलत है क्योंकि हाइट बढ़ रही है तो पोटेंशियल को बढ़ना चाहिए। द एक्सीलरेशन ऑफ एलिवेटर इज जीरो, ये सही है क्योंकि जब स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो है। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द एलिवेटर इज इंक्रीजिंग, ये गलत है। देखिए ये कंफ्यूजिंग हो सकता था क्योंकि जब एलिवेटर ऊपर मूव करती है तो अपेरेंट वेट बढ़ता है, लेकिन कब बढ़ता है? व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। कांस्टेंट स्पीड में अपेरेंट वेट एक्चुअल वेट के ही बराबर होता था। लिहाजा 1, 2 और 4 जो है वो आपके पास सही थे। तो 1, 2 and 4 आर ट्रू। The mass of a hypothetical planet is 1/100 that of Earth, and its radius is 1/4 that of Earth. If a person weighs 600 Newton on Earth, what would be what would he weigh on this planet? तो इस क्वेश्चन में जो सबसे पहले आपको करना चाहिए था, सबसे पहले आपको करना ही चाहिए था कि आप प्लेनेट के ऊपर जी निकालते। कैसे? आप कहते जी डैश इक्वल जी मास ऑफ द प्लेनेट ओवर रेडियस ऑफ प्लेनेट स्क्वायर। अब मेरे पास जो जी है वो तो एज इट इज जाएगा, मास ऑफ प्लेनेट इज 1/100 of mass of Earth divided by radius of planet is 1/4. So 1/4 RE and we need to put square over here. अगले स्टेप में यह आपके पास बन जाएगा क्या? 1/100 GME divided by
1/4 का स्क्वायर करेंगे क्या बनेगा? 1/16 आर स्क्वायर। क्या याद आ जाए, ये सब कुछ स्मॉल जी के बराबर है। अब ये 1/100 और 1/16 कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो देखिए, आपको याद दिलाऊंगा, ये लिखा हुआ है 1/100 डिवाइडेड बाय 1/16। जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे तो जो डिनोमिनेटर है वो जो है वो पलट जाएगा। उससे क्या हो जाना चाहिए? 16/1। ठीक है, अगर आप 1/100 को 1/16 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 16/1 आना चाहिए। तो इसका मतलब है ये 100, तो ये बनेगा 16/100 टाइम्स जी। ये हमारे पास जी डैश की वैल्यू आ गई। अब अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हैं किसकी? वेट की। तो हमें मालूम है डब्ल्यू डैश बराबर होगा एम जी डैश के। तो ये आपके पास क्या बनेगा? एम जी डैश को मैं लिख सकता हूँ 16/100 टाइम्स जी। तो ये जो एम जी है, ये मेरे पास एक्चुअल वेट बन चुका है जो कि 600 न्यूटन था। इसका मतलब है कि मेरे पास ये इक्वेशन बननी चाहिए 16/100 इंटू एक्चुअल वेट विच इज 600। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 16 इंटू सिक्स इज एक्चुअली 96। तभी 96 इसका जो है वो सही आंसर। अब देखिए, समझाने के लिए मैंने इतनी सारी जो है वो वर्किंग कर दी। अगर ये क्वेश्चन मैं एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहा होता, ये क्वेश्चन मेरे सामने होता, मेरी प्रैक्टिस अच्छी होती और मेरी क्विक मैथ्स अच्छी होती, तो मैं क्या सोचता? मैं ये कहता है कि मास जो है वो 100 हो गया, रेडियस 1/4 है, स्क्वायर क्या होगा? 1/16। तो इसका मतलब है 16/100 ऑफ एक्चुअल वेट। आपके पास तब भी 96 आना था, यानी ये जो रेड वर्किंग है इससे वही आंसर आपके पास आना है जो ब्लू वर्किंग से आपके पास है। बस जरूरत ये है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, चीज आपकी फिंगर टिप्स में हो, आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते थे। An object at the surface of Earth weighs 90 Newton. Its way at a distance 3 r from the center of the Earth. देखिए, पहले तो मैं इसे वैसे सॉल्व कर दूं जैसे आप सॉल्व करते होंगे, क्योंकि बात हो रही है वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड की। तो आपने कहा जी डैश इक्वल GME/। अच्छा, अब ये डिस्टेंस जो है वो सेंटर ऑफ द अर्थ से गिवन है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पर 3r ही पुट कर दूंगा। अगर ये फ्रॉम सरफेस होता तो मुझे 3r के अंदर एक r ऐड करके से 4r बनाना पड़ता। ठीक, अगले स्टेप में बन जाएगा 1/9 GME/r। इसको यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ को उन्होंने r माना हुआ है, तो 1/9 टाइम्स g मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर g डैश 1/9 हो गया तो जो W डैश है वो भी 1/9 ऑफ एक्चुअल वेट होगा, यानी 1/9 ऑफ 90, तो मेरे पास 10 न्यूटन आंसर आ जाएगा। अब अगर ये सवाल आप प्रैक्टिस के बात कर रहे हैं तो आप क्या सोचते हैं? डिस्टेंस इज 3r फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अगर डिस्टेंस 3r है तो जी जो है वो स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता था, 1/9 होगा। 1/9 ऑफ 90 इज 10। आपको कुछ लिखना भी नहीं पड़ता और आपके पास ये जवाब जो है वो बिल्कुल सही आ जाता है। ऑफ द फॉलोइंग वेयर वुड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी द लीस्ट? तो वो जो लीस्ट होगा वो कहां पर होगा? सेंटर ऑफ द अर्थ पे, क्योंकि सेंटर ऑफ द अर्थ पे वेट 0 होता है। अच्छा, इसी सवाल की एक वेरिएशन और थी जो एक्चुअली मैं देना चाहता था, मैंने दी नहीं। अगर वो क्वेश्चन ऐसा पूछते, ऑफ द फॉलोइंग वेयर वुड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी लीस्ट, और अगर उसके आगे वो कंडीशन लिख देते कि नॉन जीरो, तो फिर वो आपके पास जो है वो सेंटर ऑफ द अर्थ पे नहीं होता। वो आपके पास जो है वो सेंटर ऑफ द अर्थ पे नहीं होता। फर्स्ट के लिए वो ऑप्शन ऐसे देते, सिर्फ पोल देते, इक्वेटर देते, सेंटर देते, नन देते। तो हमें याद होना चाहिए कि पोल पे वेट की वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है और इक्वेटर पे कम होती है। क्यों? क्योंकि अर्थ इज एलिप्टिकल इन शेप। जो अर्थ है वो एलिप्टिकल इन शेप है, इसका पोलर रेडियस कम होता है, इसका इक्वेटोरियल रेडियस ज्यादा होता है। तो इक्वेटर पर जी कम होता है और पोल के ऊपर जी की वैल्यू ज्यादा होती है। At what depth from the surface of the earth the value of acceleration due to gravity become 50% of its value at the surface of the earth? तो पहले मैं देखेंगे सारे क्वेश्चन है ना, मैं पहले वैसे सॉल्व कर रहा हूं जैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे, और उसके बाद जो ट्रिक्स शायद मैंने रिव्यू करते वक्त भी बताई थी मैं वो दोबारा से बता रहा हूँ। अच्छा, एक एक आपका जो है वो क्विक रिव्यू हो जाएगा, क्योंकि डेप्थ की बात हो रही है।
तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे जी डैश इक्वल 1 माइनस डी ओवर आर ई टाइम्स जी। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ग्रेविटी 50% बन गई, तो 50% का मतलब आधा हो जाना चाहिए, तो ये बनेगा हाफ ऑफ जी, 1 माइनस डी आर ई टाइम्स जी। जी से जी कैंसिल, हाफ इक्वल 1 माइनस डी ओवर आर ई, तो डी ओवर आर ई बनेगा 1 माइनस हाफ, यानी डी ओवर आर ई बन जाएगा हाफ, यानी डी की वैल्यू आ जाएगी हाफ आर ई, जिसको मैं 0.2 आर ई लिख सकता हूं। अब देखिए ये आंसर मैंने इतनी मेहनत के बाद निकाला। शायद आपको याद है मैंने वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ के लिए खासतौर पे एक बात कही थी कि जितना जी चेंज होता है ना, उससे सिर्फ 1 से सब्ट्रैक्ट कर दे, आंसर आ जाता है। अगर वो कह रहे हैं कि जी 50% हो गया यानी हाफ जी, तो सिर्फ इस हाफ को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, सो 1 में से सब्ट्रैक्ट करने पे हाफ ही बनेगा। मैं याद दिलाऊं, हम कुछ क्वेश्चन ऐसे करते थे कि जो जी डैश है वो 3/4 हो जाए, तो आपको कितनी डेप्थ पे जाना पड़ेगा, 1/4। क्यों, 1 में से 3/4 को माइनस करेंगे तो वो 1/4 बनेगा। ये शॉर्टकट था। देखिए क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, लेकिन आप बगैर लिखे, बगैर पेन पेंसिल उठाए, बगैर जो है वो मेहनत किए हुए आप आंसर निकाल सकते थे। अच्छा, ये ऑटो एमसीक्यूज जो है वो ग्रेविटेशन के थे, क्योंकि 4 डिफरेंट चैप्टर्स हैं, तो यहां तक के क्वेश्चन जो है वो ग्रेविटेशन से रिलेटेड थे। ठीक, अगर अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है, कम से कम इन 8 सवालों में, वो बिल्कुल पूछ सकते हैं, सिवाय उन बच्चों के जिन्होंने देर से ज्वाइन किया और वो कुछ मिस कर गए। जी संध्या। हाँ संध्या, मैं आपको सुन नहीं पा रहा। वैसे ये की मैं आपसे जो है वो डिस्कस शेयर कर भी लूंगा। जी जुनैरा। सर एक बार 6 वाला एक्सप्लेन कर दें। 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे थे एन ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ वेट 90 न्यूटन, वेट एट अ डिस्टेंस 3 आर फ्रॉम सेंटर। देखिए अगर आप डिस्टेंस सेंटर से ले रहे हैं तो वो आर ही रहेगा, तो जी डैश कितना हो जाएगा, 19। हमने उसूल ये सीखा था, जितना सेंटर से डिस्टेंस होता है उसको स्क्वायर करो और रेसिप्रोकेट कर दें। अगर सेंटर से 3 आ रहा है तो स्क्वायर करेंगे 9 बनेगा, रेसिप्रोकेट करेंगे 19, यानी जो वेट होगा वो 19 हो जाएगा। अगर सेंटर से 5 आर होता तो 5 का स्क्वायर 25 होता, आंसर 1/25 आता। बात बात कुछ वाजे हो रही है। जी सुनैरा। जी सर, समझ आ रही। हसन बिलाल। सर क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपने शॉर्ट ट्रिक बताई है सर, वो दोबारा रिपीट कर दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में शॉर्ट ट्रिक ये बताई कि जो जी का चेंज है ना, उसको 1 में से माइनस कर दें। अगर मैं कहूं कि आपको जी जो है वो लेट से 2/3 करना है, अगर मैं चाहता हूं कि जो जी है वो 2/3 हो जाए, तो इस 2/3 को 1 में से माइनस कर दीजिए, आपके वो 1/3 आ जाएगा ना, 1/3 आ रही आंसर होगा। बात समझ में आई? यस सर, थैंक यू सर। जी यूसुफ इमरान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर 5 वाला बता दे एक बार। द मास ऑफ हाइपोथेटिकल प्लैनेट इज 100। ओके, इस क्वेश्चन में मैं ये कह रहा था कि पहले आपको जो है वो जी डैश निकालना पड़ेगा। हम जी डैश कैसे निकालते थे, जी मास ऑफ प्लैनेट ओवर रेडियस ऑफ प्लैनेट स्क्वायर। तो मैंने मास ऑफ प्लैनेट को 1/100 लिखा, रेडियस को 1/4 लिखा, स्क्वायर करूंगा 1/16 बन जाएगा। अब ये जो 1/100 और 1/16 का रेशियो है, आप देख सकते हैं, मैं येलो कलर से जो है वो हाईलाइट कर रहा हूं। मैंने बताया कि अगर आप उस रेशियो को निकालें तो 16/100 बन जाएगा। यानी अगर जी डैश की वैल्यू 16/100 हो गई, तो जो वेट है वो भी 16/100 हो जाएगा। जो चेंज जी में आता है ना, वही चेंज वेट के अंदर आता है। तो मैंने 600 को 16/100 से मल्टीप्लाई किया तो 96 आंसर आ गया। ये सब बात समझ में आ रही है कुछ? यस सर, यस सर। चले, अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो अब जरा बात कर लेते हैं चैप्टर 8 के एमसीक्यूज की। In a simple harmonic motion, the restoring force must be proportional to
डिस्प्लेसमेंट आप सबको याद होना चाहिए कि F इज प्रोपोर्शनल टू kx हुआ करता था। ठीक है, जब हम हुक्स लॉ की बात करते थे तो हम खास तौर पर कहते थे क्या, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन था, अगर थ्योरी ध्यान में थी तो आप आसानी मार्क कर सकते थे सही। An object attached to one end of a spring makes 20 complete oscillations in 10 seconds. Its period is, तो शायद आपको याद आए कि टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला था t डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। याद रखिएगा सिमिलर फॉर्मूला वेव पे भी अप्लाई होगा। आप नंबर ऑफ वाइब्रेशन की नंबर ऑफ वेव्स कर देंगे, क्योंकि वन वाइब्रेशन मींस वन वेव। टोटल टाइम मुझे कितना गिवन है, 10, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी है, 20। आप सॉल्व करेंगे 0.5 सेकंड जो है वो आंसर आ जाएगा। A spring mass system of mass m has time period of t. If another mass m is attached to the previous mass, the new period of oscillation is, देखिए हमसे ये कहते हैं कि t is equal to 2 pi under root m over k। ये ओरिजिनल सिस्टम है। अब इन्होंने कहा कि हमने क्या किया, इफ अनदर मास m is attached to the previous mass, attached to the previous mass का मतलब है कि अब जो मेरे पास मास होगा वो टॉइस हो जाएगा। इस पूरी इक्वेशन में मैं कोशिश ये करूंगा कि मेरे पास एक्चुअल फॉर्म जो है वो वापस बन जाए। तो ये बनेगा इस तरह, टी डैश अंडर रूट 2 अलग कर लें, 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के, ये जो कुछ है ये बेसिकली आपके पास जो है वो टी डैश है, इनफेक्ट टी है। यानी मेरा जो आंसर होगा वो आंसर होना चाहिए क्या, वो आंसर होना चाहिए अंडर रूट 2 टाइम्स टी। आप कम से कम इतनी प्रैक्टिस, इतने न्यूमेरिकल के बाद आपको ये याद हो गया होगा कि अंडर रूट 2 का मतलब 1.414 होता है। ठीक है, अंडर रूट 2 का मतलब 1.414 है, तो हमारे पास टी डैश की वैल्यू आ गई। वैसे बहुत अच्छी बात होगी अगर आप में से हर बच्चे को अंडर रूट 1 से लेके अंडर रूट 10 तक कम से कम सबके स्क्वायर रूट जो है ना वो अप्रोक्सीमेटली याद हो। आपके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना जो है ना वो बड़ा आसान हो जाता है। क्वेश्चन 13, a block attached to a spring oscillates in simple harmonic motion along x-axis. The limits of its motion are x equal 10 and x equal 50 centimeter. And it goes from one of these extreme to the other in 0.25 second. The amplitude and frequency are, देखिए अगर आपको एम्पलीट्यूड निकालना है तो इस सवाल में आप क्या करते हैं, बॉडी मूव कर रही है 10 और 50 के दरमियान। तो 10 और 50 का मतलब ये कि लेट्स से दिस इज द स्केल, यहां पर एक मार्क है 10, यहां पर एक मार्क है 50। बॉडी इनके दरमियान जब वाइब्रेट करेगी तो ऑब्वियसली जो मीन पोजीशन होगी वो एग्जैक्टली इनके दरमियान कहीं मौजूद होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर मेरे पास ये टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो ये टोटल डिस्टेंस 40 है, 50 माइनस 10। तो जो एम्पलीट्यूड होगा वो एम्पलीट्यूड 40 का हाफ हो जाएगा, यानी 20। अब मेरे पास 20 सेंटीमीटर में दो ऑप्शन थे, 20 सेंटीमीटर 4 हर्ट्ज और 20 सेंटीमीटर 2 हर्ट्ज। अगर एक ही ऑप्शन में 20 होता ना, मैं तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट भी नहीं करता। ठीक है, मैं जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट भी नहीं करता। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि दो ऑप्शन है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इट गोज फ्रॉम वन ऑफ दीज एक्सट्रीम टू अदर इन 0.25 सेकेंड। इसका मतलब वो ये कहते हैं कि बॉडी एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम 0.25 में गई तो वापस भी इतनी देर में आएगी। इसका मतलब जो टाइम पीरियड है वो बनेगा 0.5 सेकेंड। एंड वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 हर्ट्ज। तभी 20 सेंटीमीटर और 2 हर्ट्ज जो है वो सही आंसर था। क्वेश्चन 14, a weight suspended from an ideal spring oscillates up and down with a period t. If the amplitude of oscillation is doubled, the period will be, शायद आपको ये बात याद होगी, जो टाइम पीरियड होता है वो आपके पास एम्पलीट्यूड डिपेंडेंट नहीं होता। जो टाइम पीरियड आपके पास होता है वो एम्पलीट्यूड डिपेंडेंट नहीं होता। तो वैल्यू जो है वो आपके पास टी रहेगी। फैक्चुअल क्वेश्चन था। 0.25 kg block oscillates on the end of the spring with a spring constant of 200 Newton per meter. If the system has energy of 1000 joule, the amplitude of oscillation is, नहीं क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, आपको मास गिवन है with a spring constant of 200 Newton per meter, spring constant K गिवन है,
इफ द सिस्टम हैज एन एनर्जी ऑफ 100 जूल, आपको एम्पलीट्यूड चाहिए था, फॉर्मूला याद है आपके पास? जो फॉर्मूला आपके पास हुआ करता था एनर्जी के लिए, वो हम यूज करते थे क्या? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। बेसिकली मास इस क्वेश्चन में जो है वो इजाफी है, क्योंकि जो मैक्सिमम एनर्जी है, क्योंकि जब वो एम्पलीट्यूड की बात करेंगे, ठीक है, जब वो एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि जो भी एनर्जी होगी वो टोटल पोटेंशियल होगी, और मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एनी सिंपल हार्मोनिक इज गिवन बाय हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। एनर्जी मेरे पास 100 है, हाफ के मेरे पास 200 है, मुझे एक्स नॉट चाहिए। 2 से 200 कैंसिल होगा, 100 से 100 कैंसिल होगा, एक्स नॉट स्क्वायर इज 1, सो एक्स नॉट विल बी 1 एज वेल। तभी 1 मीटर जो है वो इसका आंसर था। 3 physical pendulums with masses m1, m2 equal to m1 and m3 equal to 3m1 have the same shape and size and are suspended at the same point. Rank them according to their period from shortest to longest. They all will be having same period. Q time period is given by 2 pi under root L over G. Time period is independent of mass. इस सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट जुमला क्या था? सेम साइज। मेरे हिसाब से जो सेम साइज वाला जुमला है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर साइज चेंज हो गया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन चेंज हो जाएगी, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेंथ चेंज होगी। देखिए आप इस बात को समझें। मैंने गूगल क्लासरूम पे पेंडुलम से रिलेटेड एक क्वेश्चन अपलोड किया था। अगर आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि वो मरकरी भरी हुई है, जब वो स्फीयर मूव करता है तो मरकरी जो है वो उसमें से बाहर बहना शुरू हो जाती है, तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए इस बात को समझ लें, शायद मेरा ख्याल है पहली अटेम्प्ट में भी समझ में भी आ जाए। अगर ये पेंडुलम है ये, और इससे मैंने 1 kg का मास लगाया ये, बल्कि मैं 1 kg की बजाय वही नोटेशन यूज करता हूं जो क्वेश्चन में थी, m1। अब अगर मैं सेम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लेता, लेकिन जो मेरे पास मास था m2 वो ऐसा हो जाता, तो इसका रेडियस छोटा है, इसका रेडियस ज्यादा है, लेंथ ऑफ पेंडुलम चेंज हो जाती है, और लेंथ ऑफ पेंडुलम से चेंज होने से टाइम पीरियड चेंज होता है। लिहाजा तभी मैंने कहा कि इस क्वेश्चन के अंदर ये जो साइज वाली बात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर वो डिफरेंट साइज कह देते सो इट विल बी अ होल न्यू क्वेश्चन, लेकिन जब उन्होंने सेम साइज कह दिया तो इसका मतलब ये है कि अब तो सिर्फ मास चेंज हो रहा है ना, सिर्फ मास के चेंज होने से टाइम पीरियड चेंज नहीं होता। वो जो मरकरी वाला क्वेश्चन मैं आपको याद दिला रहा हूं, वो क्या है? देखें, ये स्फीयर है, इसके अंदर मरकरी भरी हुई है, फिल। इस बात को सुन लीजिएगा। वैसे तो मेरा ऐसा ख्याल है कि मैं अपनी भी जिंदगी थोड़ी मुश्किल करता हूँ ऐसे सवाल छेड़ के, लेकिन टाइम है, एक्स्ट्रा क्लास दे रहे हैं तो अफोर्ड कर सकते हैं। देखिए ये स्फीयर में मरकरी भरी हुई है, जब मरकरी भरी हुई है तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो यहां पर होगा, तो लेंथ ऑफ पेंडुलम ये होगी, ठीक। लेकिन अब होगा क्या अगर इसके अंदर से मरकरी ने बहना शुरू किया? तो देखिए जब ये मरकरी बहना शुरू करेगी ना, तो ऊपर से मरकरी जो है वो खत्म होना शुरू होगी। अब जब जुमला मेरा गौर से सुनिएगा, अगर ये वाली मरकरी बह के खत्म हो गई, क्योंकि लेवल ऑफ मरकरी नीचे आएगा, अब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना वो पर्पल पे नहीं होगा, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां पर ज्यादा मास होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस तरफ शिफ्ट करता है, तो अब लेंथ की वैल्यू आहिस्ता से बढ़ेगी, ठीक है। लेंथ बढ़ने का मतलब टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। अगर ये मरकरी इसमें से बहती रहे और फर्ज करें बिल्कुल एंड की तरफ आ जाए, तो अब मेरा ये ख्याल है क्योंकि स्फीयर मेटालिक है, ऊपर वाला जो मेटल है वो ज्यादा है, यानी जिसको मैं अब हाईलाइट कर रहा हूं ये एम्प्टी स्फीयर है, और नीचे मरकरी थोड़ी सी रह गई, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोबारा राइज हो जाएगा, लेंथ कम होगी तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन ऐसा होना कि मरकरी फिल थी, आहिस्ता आहिस्ता बहना शुरू हुई और खत्म हो गई, तो याद रखिएगा पहले टाइम पीरियड बढ़ेगा और फिर टाइम पीरियड क्या होगा? कम होगा, ठीक है। हमें हमारे जहन में जो है ना ये इस तरह के पॉइंट्स होने चाहिए, काम आ सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो मुझसे असल में शायद एमकेड अलामा में ही बॉयज में से किसी ने जो है वो पूछा था, और उसके क्योंकि उन्होंने सवाल ऐसा पूछा था, मैंने सवाल को थोड़ा आसान करके टेस्ट में दे दिया था।
तो इसका क्रेडिट जो है वो एक बच्चे को जाएगा जिसने ये क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन नंबर 17, a sinusoidal wave is traveling towards the right as shown, which letter correctly labels the wavelength of the wave। देखिए वेवलेंथ ऑफ द वेव का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कर्व्स और ट्रफ और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव आइडेंटिकल पॉइंट्स। डी इज एक्चुअली एम्पलीट्यूड। मैं इन सबको मार्क करता हूं, ये शेयर करूंगा तो आपके पास आ ही जाएगा। डी एम्पलीट्यूड को मेजर कर रहा है बेसिकली। अगर आप जो है वो सी को देखें तो सी इज हाफ वेवलेंथ, ठीक है। इवन अगर आप ई को देखें तो ई इज ऑल्सो हाफ वेवलेंथ। सिर्फ ए वो डिस्टेंस है जो पूरी एक वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तभी ए जो है वो इसका सही आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग फ्रेस्नेल। अच्छा, अब यहां से चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी के जहन में इस वेव मोशन साउंड से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, जो एमसीक्यूज मैंने आंसर बताया, अब आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। चले फिर हम जो है वो, जी साइमन। अस्सलाम वालेकुम सर। आप वाइन सर, जी साइमन। सर क्वेश्चन नंबर 16 में जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, अगर सेंटर में आ रहा है। असल में नहीं, असल में मास ये कि हॉलो स्फीयर है ना। अब वो सॉलिड स्फीयर होता तो फिर शायद वो मैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत ज्यादा कंसीडर करता, लेकिन अगर हॉलो स्फीयर है तो होना तो वैसे चाहिए। अगर आप सेंटर में ले रहे हैं ना, होना तो चाहिए, ठीक है। लेकिन हॉलो स्फीयर में उस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का कोई इतना रोल नहीं है। हाँ, अगर वो खास तौर पे मेंशन कर दें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, इट इज समथिंग एल्स। बात समझ रहे हैं आप मेरी? यस सर। सर फिर हम उस मास जिस जगह पे है उसी का सेंटर लेंगे। ज्यादा होगा, बिल्कुल। जहां पे मास ज्यादा होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। जी अक्सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वाइन साहब। सर एमसीक्यूज नंबर 13 दोबारा से रिपीट करवा दें। एमसीक्यू नंबर 13 में बिल्कुल कर देता हूँ। देखिए एमसीक्यू नंबर 13 में आपको ये बताया कि ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है 10 और 50 के दरमियान। अगर ऑब्जेक्ट 10 और 50 के दरमियान वाइब्रेट कर रहा है तो टोटल जो डिस्टेंस है वो 40 हो जाएगा, यानी 10 और 50 के दरमियान। और अगर डिस्टेंस 40 है तो एम्पलीट्यूड उसका आधा होना चाहिए। तो 40 का आप आधा कर देंगे, कितना होगा? 20। इसका मतलब एम्पलीट्यूड जो है वो 20 हो गया। ऑप्शन बी और डी सही हो सकता है। फिर अब हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी। तो हमने कहा जो एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम का टाइम है वो 0.25 है, तो आपको तो टाइम पीरियड चाहिए, तो टाइम पीरियड इसका डबल हो गया, यानी 0.5। जब टाइम पीरियड आ गया तो आपने फ्रीक्वेंसी निकाल दी, वो 2 हर्ट्ज आ जाएगी, ठीक। अक्सर बात समझ में आ गई आपको? जी सर, थैंक यू सो मच। जी मिस फातिमा। सर अगर हमारे पास टाइम पीरियड मासेस डिफरेंट है तो पेंडुलम का टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट है, लेकिन अगर मासेस के साथ साथ उसकी शेप और साइज भी डिफरेंट है, टाइम पीरियड डिपेंड करेगा? वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा, बेसिकली लेंथ चेंज हो रही होगी। तभी मैंने खासतौर पर ये वाली फिगर बनाई थी कि यहाँ ये जो छोटा बॉब और बड़ा बॉब आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर जो पेंडुलम का टाइम पीरियड चेंज होगा वो मास की वजह से चेंज नहीं हो रहा, वो इस वजह से चेंज हो रहा है कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम चेंज हो जाएगी। बात समझ में आ गई आपको? जी सर। चले, अगर ये वाले क्वेश्चन जो है वो क्लियर हैं तो आप जरा आगे बढ़ जाते हैं। Which of the following is true regarding Fresnel diffraction? अब शायद आपको याद है कि फ्राउनहोफर में सोर्स और ऑब्स्टिकल इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते थे और फ्रेस्नेल पे फाइनाइट होते थे। जब वो फाइनाइट होते थे तो आपके पास वेव फ्रंट जो है वो स्फेरिकल बनता था। तो अब देखिए इस सवाल, ऐसे सवालों में करना क्या चाहिए, सारे ऑप्शन पढ़े। सोर्स एंड ऑब्स्टिकल आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, गलत है क्योंकि फाइनाइट होते हैं। वेव फ्रंट रीचिंग द ऑब्स्टिकल आर प्लेन, ये भी गलत है। वेव फ्रंट रीचिंग द ऑब्स्टिकल आर सर्कुलर, ये बिल्कुल ठीक है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन जो है वो सही था। इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज 80 डेसिबल, इट्स इंटेंसिटी वुड बी। देखिए मैंने आपको तरीका क्या बताया था कि 80 डेसिबल है ना, तो इसका मतलब बनेगा 8 बेल।
और 8 बेल का मतलब है कि जो पावर होगी वो होनी चाहिए 10 की पावर -4। अगर वो आपको पूरा शॉर्टकट याद है कि जब आपको इंटेंसिटी दी जाती थी -4, 10 पावर -4, आप +12 करते थे 8 आता था, तो 8 बेल और 80 डेसिबल। तो हमने सीक्वेंस ये सीखी थी कि अगर आप इंटेंसिटी से जाना चाहते हैं डेसिबल तक, तो जो भी इंटेंसिटी की पावर है इसके अंदर आप क्या करेंगे, +12, जो भी आंसर आएगा वो बेल में होगा, उसे मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो डेसिबल आ जाएगा। तो अब अगर आपको डेसिबल से इंटेंसिटी जानी है तो सारे स्टेप्स जो है वो उल्टे हो जाएंगे। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप इज गिवन बाय, अच्छा क्लोज पाइप के लिए अभी फैक्चुअल क्वेश्चन है, V/4L होती है। अगर आप ओपन पाइप की बात करते थे वो V/2L होती थी। A string is vibrating with 5 loops. The frequency of driven system is 150 hertz. Which of the following is correct about the system? अच्छा, a string is vibrating with 5 loops. देखिए जैसे आपने 5 loops सुना ना, अब आपको क्या याद आना चाहिए कि 5 loops का मतलब 5 एंटी नोट्स हैं और 6 नोट्स हैं। ठीक, अब आप एक काम करें, पहले अपने ऑप्शन देखें, 5 नोट 4 एंटी नोट, 5 नोट्स 5 एंटी नोट, 6 नोट्स 5 एंटी नोट, 6 नोट 5 एंटी नोट। इसका मतलब है कि बात नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि दो क्वेश्चन के अंदर 6 नोट और 5 एंटी नोट आ रहा है। इसका मतलब है अब मुझे फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ जाएगी। तो अब वो क्या कह रहे थे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रिवन सिस्टम इज 150 हर्ट्ज। 5 लूप के लिए फ्रीक्वेंसी 150 है, तो 1 लूप के लिए कैसे निकाल लेंगे, 150/5, यानी क्या आंसर आ जाएगा, 30। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। A tuning fork of frequency 290 Hz is set to vibrate with another tuning fork of unknown frequency. Beat frequency is 4. तो अब इसका आंसर जो है वो या तो 294 होगा या 286 होगा। 294 ऑप्शंस में नहीं था, तो 286 जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, अच्छा, मेरा असल मकसद जो है वो आज ग्रैंड टेस्ट ही डिस्कस करना था, लेकिन वो क्वेश्चन जो पूरे इन 3-4 महीनों में बच्चों ने बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे, वो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। यानी सिर्फ ग्रैंड टेस्ट हम डिस्कस नहीं कर रहे, अगर मेरे ध्यान में कोई और क्वेश्चन भी आ रहा है तो हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, आपको जो है वो थोड़ा फायदा हो जाएगा। लेकिन ये ना हो कि मैं आपका फायदा करना चाह रहा हूँ और आप लोग जो है वो घबरा जाए। तो आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि टेस्ट के अलावा भी कुछ डिस्कस कर लिया जाए? वो सिर्फ अपने हैंड रेस कर लें ताकि मैं अपनी लिमिट्स और अपनी अपर और लोअर बाउंड का जो है ना वो तयन कर लूं। मेरे ख्याल से इतने काफी हैं। अगर 2 भी बोल देते ना मैं तब भी मान लेता। चलिए अब सुने, देखिए एक क्वेश्चन जो बहुत फ्रीक्वेंटली बहुत बच्चों ने पूछा कि सर एक ओपन पाइप है, इस ओपन पाइप की लेंथ जो है वो L है और इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F है। हमने क्या किया, हमने इस ओपन पाइप को एक कंटेनर में इस तरह डिप किया जिसके अंदर वाटर भरा हुआ था, कि जो आधी ट्यूब है ना, ये आधी ट्यूब जो है वो वाटर से फिल हो गई। ये जो आधी ट्यूब है ये वाटर से क्या हो गई, फिल हो गई। अब आपको ये बताना था कि इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ये एनटीएस का क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है। कम से कम 10 से 12 बच्चों को मैंने इसका सोल्यूशन भेजा, आप सभी सुने। देखिए ओपन पाइप में फ्रीक्वेंसी एफ है, लेंथ एल है। उन्होंने कहा इसी पाइप को अगर मैं पानी के अंदर डाल दूं, तो इसी पाइप को पानी के अंदर डालने से पहला चेंज ये आएगा कि ये ट्यूब जो है वो क्लोज्ड बन जाएगी। और क्लोज ट्यूब के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है V/4L। अभी हमने किसी एक पार्ट में डिस्कस किया। दूसरा क्या चेंज आएगा, ये क्लोज इस एंड से है। अभी एंड में हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप समझ पाए, जिसको मैंने येलो किया। ये क्लोज यहां से, तो अब ट्यूब की लेंथ L नहीं है, अब ट्यूब की लेंथ क्या हो जाएगी, L/2। तो जहां पर आपने L लिखना था ना, वहां पर आप वैल्यू पुट करेंगे L/2, 2 1 और 2 2, तो ये बनेगा V/2L। ये आपके पास क्लोज की आ गई। ओपन के लिए तो फॉर्मूला होता ही V/2L था, तो दोनों की वैल्यू क्या बन जाएगी, सेम बन जाएगी। ठीक है, दोनों की वैल्यू जो है वो सेम बन जाएगी। ये क्वेश्चन है जो एनटीएस में आया है कि ओपन पाइप है, फ्रीक्वेंसी एफ है, उस ओपन पाइप को हाफ डिप कर दें वाटर में, तो अब फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम ही रहेगी। एक ये सवाल है। बीट से रिलेटेड एक क्वेश्चन मुझे ऐसा याद पड़ता है कि मैंने चैप्टर रिव्यू करते हुए बताया था, फिर भी काफी बच्चों ने पूछा कि साउंड वेव ट्रैवल कर रही है, लेट्स से
इस तरह कि आपके पास दो डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं। एक वेवलेंथ है लेट से 40 सेंटीमीटर, एक वेवलेंथ है लेट से 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डेफिनेटली इनकी फ्रीक्वेंसीज भी डिफरेंट होगी। इसकी फ्रीक्वेंसी को मैं f1 कह देता हूं, इसकी फ्रीक्वेंसी को f2। दिस इज λ1 एंड दिस इज λ2। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं बता रहा, लेकिन आप मेरे ख्याल से क्वेश्चन जो है वो फॉरन पास पेपर में जो एनटीएस वाले हैं उसमें आपको नजर भी आ जाएगा। वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, वैल्यू की गारंटी नहीं ले रहा। λ1 40 सेंटीमीटर है, λ2 42 सेंटीमीटर है। आपसे कहते हैं कि जब ये दोनों एक साथ वाइब्रेट करते हैं तो बीट फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं, एंड दैट बीट फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली 4 बीट्स पर सेकेंड। जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो है आपके पास क्या, 4 बीट्स पर सेकेंड। सवाल क्या है, स्पीड ऑफ वेव निकालना है। स्पीड ऑफ वेव निकालने का मतलब क्या होगा, फॉर्मूला तो एक ही होता है हमारे पास, एफ बी इक्वल f1 माइनस f2। ठीक, अच्छा एफ बी तो गिवन है, लेकिन f1 f2 नहीं है। अब मुझे याद है कि फ्रीक्वेंसी बराबर होती है v ओवर लैम्डा के। तो आप यहां पर क्या करेंगे, आप यहां पर v तो दोनों में सेम रहेगा, आप यहां पर लिखेंगे v ओवर λ1 माइनस v ओवर λ2। इस इक्वेशन में सिर्फ v अननोन है, आपको v के लिए इक्वेशन सॉल्व कर लेनी है। अगर कैलकुलेशन में कोई मुश्किल हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अच्छा, अब मुझे जो है वो थोड़ी सी परेशानी है कि क्योंकि मैं क्वेश्चन के साथ किसी दूसरे क्वेश्चन को भी जो है वो रेफर कर रहा हूं, तो मैं आपकी याद दहानी के लिए यहाँ पर जो है वो एक स्टार बना देता हूँ। इस स्टार का मतलब है कि जो वर्किंग है ये एक्चुअल क्वेश्चन की नहीं, जैसे ये वर्किंग क्वेश्चन 20 की नहीं है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसी तरह ये जो वर्किंग है इसके साथ भी स्टार बना दें ताकि आपको याद है ये वर्किंग किसी और क्वेश्चन की। क्योंकि कुछ मासूम भोले वाले बच्चे ऐसे होंगे जो इस वर्किंग को बात पूछेंगे, सर ये 286 हर्ट्ज तो आया ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, a string is vibrating in fundamental mode. To make it vibrate in fourth overtone, the tension in the string should be made. देखिए फोर्थ ओवरटोन आपको याद आना चाहिए कि फोर्थ ओवरटोन का मतलब होगा फिफ्थ हार्मोनिक। फोर्थ ओवरटोन का मतलब होगा फिफ्थ हार्मोनिक। याद है फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला होता था आपके पास NF1। अगर मुझे F5 चाहिए, और F1 का मतलब क्या होता था V ओवर 2L, और V का मतलब क्या होता था अंडर रूट T ओवर म्यू। अब आसान हो जाएगा। अगर मुझे फ्रीक्वेंसी को 5 टाइम्स बनाना है तो इसका मतलब है मुझे जो टेंशन है इस टेंशन को 25 टाइम्स करना होगा। तभी यहां पर 25 टाइम्स जो है वो इसका सही आंसर था। मुझे जो है वो इसको 25 टाइम्स करना होगा। क्यों 25 टाइम्स करना होगा, क्योंकि जब वो टेंशन स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है, टेंशन जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, जब वो 25 से बाहर निकलेगा स्क्वायर रूट से तो वो 5 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, a car siren emits a sound of frequency 2 kilohertz when traveling at 10 meter per second. What will be the velocity of the observer who detects the sound at 4 kilohertz? तो इस केस में आपके पास जो है वो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला आपके पास क्या होना चाहिए, f dash equal 1 plus v naught over v times f। आपको v naught जो है वो मालूम करना है, v की वैल्यू कितनी गिवन है 340, f dash is 4, f is 2। यूनिट गौर से देखिएगा दोनों, क्योंकि किलो हर्ट्ज में मैंने फायदा उठा लिया, मैंने हर्ट्ज में कन्वर्ट नहीं किया। ये 2 1 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। अब आपने अगले स्टेप में जो है वो इस वैल्यू को जो है वो सिर्फ सिंप्लीफाई कर लेना है और यहां से जो है वो वैल्यू निकाल लेनी है किसकी, v नॉट की। बाय द वे, हाँ मैंने जो है वो सवाल पढ़ने में जो गलती की, और आप मेरा ख्याल है कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने जो है वो पहचान भी लिया होगा, सोर्स भी मूव कर रही थी आपके पास क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने रफली कैलकुलेट कर लिया था, मेरा आंसर जो है वो 340 आ रहा था, मुझे क्लिक कर लिया कुछ गड़बड़ है। 2 किलोहर्ट्ज व्हेन ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब है जो केस है इसमें दोनों मूव कर रहा है, तो f डैश इज v प्लस v नॉट v माइनस vs टाइम f। अब आप सॉल्व कर लेंगे, ये बनेगा 340 प्लस v नॉट ओवर 340 माइनस 10 और यहाँ आ जाएगा 2। अब सॉल्व कर लीजिएगा, डेफिनेटली आपके पास जो है वो 320 आंसर आ जाएगा। अगर आपको लगे मुश्किल है तो नीचे वाले में कोई वर्किंग नहीं तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। 2 1, ये 2 बन जाएगा। थोड़ी सी क्विक मैथ्स करें, 340 माइनस 10 करेंगे 330 बनेगा।
330 लेफ्ट पे जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 660 इक्वल 340 प्लस वी नॉट, तो वी नॉट होगा 660 माइनस 340, जिसका आंसर क्या आ जाएगा 320, जो कि ऑलरेडी मार्क हुआ हुआ है। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड इन 3 डिफरेंट मटेरियल्स, एयर, वाटर एंड स्टील। तो याद रखिएगा स्पीड ऑफ साउंड वेव जो है वो सॉलिड्स के अंदर जो है वो ज्यादा होती है, फिर लिक्विड्स में और फिर गैसेस में, तो ज्यादा सोचने की नीड थी नहीं, क्योंकि ऑप्शन ई जो है वो करेक्ट ऑप्शन बन रहा था। द लाउडनेस ऑफ साउंड वेव इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। याद रखिएगा लाउडनेस का ताल्लुक सिर्फ एम्पलीट्यूड से, फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से पिच चेंज होती है। ठीक है, लाउडनेस का ताल्लुक प्योरली जो है वो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन से हुआ करता है। द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इन अ क्लोज ट्यूब इज 200 हर्ट्ज। व्हाट आर द 3 फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज विल रेजोनेट इन द ट्यूब। अच्छा, सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट था क्लोज ट्यूब, सवाल में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था क्या, क्लोज ट्यूब। अच्छा, आपको क्लोज ट्यूब के लिए याद होगा कि ओपन पाइप के अंदर इंटीग्रल मल्टीपल होता था, 2f1, 3f1, 4f1, 5f1। जब आप क्लोज की बात करते हैं तो ये ऑड मल्टीपल होता था, 1, 3, 5, 7। तो अगर 200 है तो नेक्स्ट होना चाहिए मल्टीप्लाई बाय 3, फिर होना चाहिए मल्टीप्लाई बाय 5, फिर होना चाहिए मल्टीप्लाई बाय 7। तो इस क्राइटेरिया पे ऑप्शन ए जो है वो पूरा उतरता है, 600, 1000 और 1400। The velocity of the light ray in the medium, if critical angle for the medium is 30 degree, will be। देखिए अब आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया गया है क्रिटिकल एंगल, तो पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, 1/sin 30। देखिए क्योंकि मैं समझा रहा हूं तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, अदरवाइज आप सॉल्व करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप ये कहें सर sin 30.5 होता है, 1/0.5 जो है वो 2 आंसर आ जाएगा। आप डायरेक्टली जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 2 मार्क कर सकते थे, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली जो है वो 2 मार्क कर सकते थे। ठीक, अच्छा अब सवाल में जो है वो आपसे वो कह रहे हैं कि स्पीड निकाल दें, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेवलेंथ इन एयर इनफैक्ट, क्योंकि बात हो रही है स्पीड की। तो आप यहाँ लिखेंगे स्पीड इन एयर ओवर स्पीड इन मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2, स्पीड इन एयर इज 3 × 10⁸, हमें स्पीड इन मीडियम चाहिए। तो अब नजर आ रहा है 3/2 1.5 बनेगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 29, which of the following is the combination that is used in the formation of achromatic lens? 1 convex lens, 1 concave lens, factual value है। How does magnifying power change of an optical instrument if the focal length of the objective is increased? देखिए ऑप्शन में सारे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की बात हो रही है, तो याद रखिएगा माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर बढ़ती है बल्कि कम होती है, क्योंकि आईपीएस की हम ज्यादा रखते थे। माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर आपके पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और टेलीस्कोप में वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि वो FO/FE हुआ करता है। लिहाजा ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस if two thin lenses of focal length f1 and f2 are in contact? तो फॉर्मूला ये होगा 1/f1 plus 1/f2, तो ये क्या बन जाएगा f1 plus f2 डिवाइडेड बाय f1 f2। अगर मैं एलसीएम ले लूं, क्योंकि पावर की बात हो रही है तो ये डायरेक्टली p बन जाएगा। इस एतबार से ऑप्शन सी करेक्ट है। अगर वो इस क्वेश्चन में बेसिकली जिस क्वेश्चन को मैंने चेंज किया उस क्वेश्चन में उन्होंने फोकल लेंथ पूछी थी, अगर वो इस क्वेश्चन में फोकल लेंथ पूछते तो फोकल लेंथ के लिए जो सही जवाब होता वो होता f1 f2 over f1 plus f2। आपको जो है वो दोनों को रेसिप्रोकेट कर देना होता। ठीक है, जो रेड वाली वर्किंग है क्योंकि ये इस क्वेश्चन की नहीं है तो मैं इसको रेड कर दे। ठीक है, हमें जो है वो ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन 32, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर? याद है प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो प्लेन मिरर आपके पास इक्वल इन साइज होता है। इक्वल इन साइज होने का मतलब मैग्निफिकेशन क्या बन जाएगी 1। Where should an object be placed in front of a convex lens of focal length 12 to get its erect image magnified 4 times? देखिए ये जो लफ्ज erect है ये सबसे बड़ी हिंट है आपके लिए कि जो इमेज आपके पास बनना है वो वर्चुअल इमेज है। ठीक,
अब क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि मैग्निफिकेशन है 4, यानी Q over P equal 4, so Q will be 4 times of P, right? अब आप लिखेंगे 1 over F, 1 over P, 1 over Q. Focal length is 12, P is P. Q की जगह आप क्या लिखेंगे? -4P, क्योंकि जो बनने वाला इमेज है वो इमेज वर्चुअल इमेज है। 1 over 12 इक्वल, एलसीएम लेंगे तो 4P आएगा, ये बनेगा 4 minus 1, ये बनेगा 3 over 4P, 4 1 4 3, तो P की वैल्यू मेरे पास जो है वो, क्या हमने कैलकुलेशन में कहीं पे कोई गड़बड़ की? क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 9 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है। ठीक है, सवाल में आपको जो है वो कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ जो है वो 12 गिवन है, टू गेट इट्स इरेक्ट इमेज मैग्निफाइड 4 टाइम्स, ये भी बिल्कुल सही है। 4 minus 1 over 4P बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से ये आंसर जो है गूगल फॉर्म पे सही होगा। इसका आंसर जो है वो 9 ही बनना चाहिए। अब देखिए मैंने कैसे वेरीफाई किया, 20 जो है वो फोकल लेंथ से ज्यादा है तो इमेज वर्चुअल हो ही नहीं सकता। अगर आपको इमेज वर्चुअल बनाना, देखें अब इस सवाल की अच्छी बात, मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया। आपको सवाल सॉल्व करने की जो है वो नीड ही नहीं थी। क्यों? आपको लेंस की फोकल लेंथ कितनी गिवन है? 12। इमेज कैसा चाहिए? वर्चुअल। तो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन O and F। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना वो 12 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए था, तो 12 से कम तो एक 9 ही था खाली। मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने की नीड भी नहीं थी, मैं 9 को डायरेक्टली मार्क करता। मायोपिया कैन बी ओवरकम बाय मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस क्यों होती थी? रेज ज्यादा कन्वर्ज हो रही होती थी। तो आप क्या करेंगे, आप इन रेज को डाइवर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करेंगे। इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 40, इट्स फोकल लेंथ विल बी, देखिए ये एक फॉर्मूला है F = R/2, तो रेडियस 40 है तो आंसर क्या आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। अच्छा, अब एनटीएस के पेपर में आपको मिरर से रिलेटेड भी मिरर इक्वेशन के न्यूमेरिकल नजर आएंगे। याद रखिएगा मिरर्स पे सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है, 1 over F, 1 over P, 1 over Q। सिर्फ फर्क क्या है? F पॉजिटिव होता है फॉर कॉनकेव मिरर और F नेगेटिव होता है फॉर कॉन्वेक्स मिरर। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। फोकल लेंथ निकालेंगे तो रेडियस को क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। फोकल लेंथ निकालेंगे, रेडियस को जो है वो हाफ कर देंगे। ठीक है, बाकी सारी वर्किंग जो है वो सेम रहती है। क्वेश्चन 36, in Michel's interferometer light of wavelength 700 nanometer is used. If observer notice 800 shifts, then the distance traveled by the movable mirror will be, याद है डेल्टा x बराबर होता था m lambda by 2, 800 shifts है, वेवलेंथ है 700 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 2। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको जो है वो कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। मैं क्या करूंगा, 2 1 400। अच्छा, 7 into 4 जो है वो 28 होता है। अगर आप इस सारी वर्किंग देख लेना तो देखिए इस बात को समझिए कि आपको जो है वो आखिरी दम तक न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना। मुझे 4 और 7 देख के लगा कि मेरा आंसर जो भी आएगा ना उसमें 2 और 8 होना चाहिए, तो वो 2 और 8 सिर्फ ऑप्शन सी में है। 0.1, 0.17, 0.38, 0.5 नहीं हो सकते। आप पूरा सॉल्व कर लें, 0.28 मिलीमीटर आंसर आ भी जाएगा। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट, the third order maximum of the light of wavelength lambda coincides with the seventh order minimum of light of wavelength lambda dash. The difference of the two wavelengths will be, क्या करेंगे? आपको ये गिवन है YB third, YD7 of different light source, तो ये बनना चाहिए 3 lambda L over D। अच्छा, याद है डार्क में एक नंबर कम पुट किया जाता था, तो ये बनेगा 6 + ½ lambda dash L over D। D से D कैंसिल, L से L कैंसिल, तो 3 लैम्डा इक्वल 6.5 लैम्डा डैश। तो लैम्डा क्या बनेगा? 6.5 over 3 लैम्डा डैश। ठीक, और अगर आप जो है इसको डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी आपने कहा कि सर ये लैम्डा जो है वो 6.5 बन रहा है, तो ये कैसे कर सकते हैं? देखिए 3 2 से 6 होगा और 3 1 कुछ इस तरह का आंसर आएगा 2.16।
यानी अब अगर एक की वेवलेंथ लैम्डा है और दूसरे की 2.16 है, इनफैक्ट लैम्डा जो है वो 2.16 लैम्डा डैश है, यानी लैम्डा ज्यादा है। अगर मैं डिफरेंस निकालना चाहता हूं लैम्डा माइनस लैम्डा डैश, तो मैं लिखूंगा 2.16 लैम्डा डैश माइनस लैम्डा डैश। ये तकरीबन 1.2 बनता है, जो कि ऑलरेडी जो है वो मार्क हुआ है। Two coherent sources of light can be obtained from two different lamps, wrong. Two different lamps but of same color, wrong. Two different lamp of same color and having, अच्छा ये यहाँ पर सेम कलर की बजाय ना, वो मेरा ख्याल है कि अगर सेम फ्रीक्वेंसी लिख दिया जाता तो, या सेम एम्पलीट्यूड, तो उसका ज्यादा जो है वो बेहतर सेंस बनता। नहीं हो सकता। कोहेरेंट बनाने के लिए सिंगल सोर्स होना जरूरी है, तभी नन ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। क्योंकि कोहेरेंट के लिए आपको कैसी सोर्स चाहिए होगी? सिंगल सोर्स, जो कि कोहेरेंट वेव जनरेट करती है, मोनोक्रोमेटिक, सेम वेवलेंथ, जैसे वो लेजर वाली बात आप पढ़ते थे। हाउ डज द डिफ्रैक्शन बैंड ऑफ ब्लू लाइट लुक इन कंपैरिजन विद द रेड लाइट? m lambda इक्वल d sin थीटा। आपके पास जो है वो m lambda जो है वो किसके बराबर है? d sin थीटा के। अब वो कह रहे हैं हाउ डज द डिफ्रैक्शन बैंड ऑफ ब्लू लुक इन कंपैरिजन विद द रेड। याद है जितनी कम वेवलेंथ होगी आपको डेविएशन जो है वो उतनी ज्यादा नजर आएगी। जितनी कम वेवलेंथ होगी डेविएशन आपको उतनी ज्यादा नजर आएगी। इसका मतलब है ब्लू को ज्यादा डेविएट होना चाहिए रेड के मुकाबले में। जो ज्यादा डेविएट होगा वो पैटर्न भी ब्रॉडर बनाएगा। In a diffraction grating, the angle of diffraction for second order maximum of wavelength 500 is 30 degree. The number of lines in 1 centimeter of the grating of the surface would be, क्या गिवन है आपको? लैम्डा गिवन है, थीटा गिवन है, ठीक है। नंबर ऑफ लाइंस इन 1 सेंटीमीटर, लाइंस पर सेंटीमीटर का मतलब है आपको डी इनवर्स चाहिए, ग्रेडिंग एलिमेंट का इनवर्स चाहिए। तो पहले तो आप फॉर्मूला लगा देंगे, एम लैम्डा इक्वल डी साइन थीटा। एम कितना है? 2, क्योंकि सेकंड ऑर्डर है। 2 500 नैनो मीन्स -9, डी मुझे मालूम करना है, और साइन 30 कितना होता है? 0.5। अगर आप इस पूरे को सिंप्लीफाई करें तो ये 0.5 लेफ्ट पे आके क्या होगा? डिवाइड। और कोई भी नंबर जो 0.5 से डिवाइड होगा वो डबल हो जाता है। तो लेफ्ट बेसिकली बन रहा है क्या? 1000 इंटू 10 पावर -9 डिवाइडेड बाय 0.5। तो मेरे पास डी का आंसर आना चाहिए 2000 एक्सपोनेंट -9 मीटर। क्योंकि वो बात कर रहे हैं सेंटीमीटर की, तो इस वैल्यू को सेंटीमीटर बना लें। 2000 एक्सपोनेंट -7 सेंटीमीटर। और बेहतर बना लें, 2 इंटू 10 पावर -4 सेंटीमीटर। ये डी है, मुझे डी नहीं 1 ओवर डी चाहिए। तो 1 ओवर डी का मतलब क्या होगा? 1 ओवर 2 एक्सपोनेंट -4। 1 ओवर 2 इज 0.5, ये -4 + 4 बन जाएगा, यानी 5 एक्सपोनेंट 3 लाइंस पर सेंटीमीटर जो है वो मेरा आंसर होगी। तो ग्रैंड टेस्ट मैंने पूरा जो है वो रिव्यू कर दिया है, ठीक है। अच्छा अब हाँ, ये रिव्यू जो है मैं आपसे शेयर भी कर लूंगा, ठीक है। इवन ये जो है वो अपलोड भी हो जाएगा, तो अगर किसी के कोई तशनगी रह गई कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं, आप एक दफा दोबारा देख सकते हैं। फिर भी ना समझ में आए आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। 2 मिनट की मैं आपको ब्रेक दूंगा, बल्कि 5 मिनट की, क्योंकि अब वैसे तो क्लास जो है वो सिर्फ 30 मिनट्स की रह गई है। 5 मिनट की ब्रेक दूंगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ताकि आप थोड़ा सा, अगर कोई पानी पीना हो, चाय पीनी हो, कॉफी पीनी हो, कोई जूस, आप बिल्कुल ऐसा करें। अच्छा बस एक बात सुन लें दोबारा, क्योंकि अब मेरे ख्याल से ज्यादातर बच्चे क्लास में मौजूद हैं। सैटरडे को भी सेम टाइम पे मैं क्लास लूंगा, और सैटरडे की क्लास की टाइमिंग जो है वो आपके पास सेम रहेंगी, यानी 10:30 से 12। बल्कि एक काम करते हैं, उसको जो है ना वो 10 से 12 कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को हम सब जो है वो वाइंड अप कर चुके होंगे, वो सारा पोर्शन जो मुझे पढ़ाना था एटलीस्ट एम के डलामा के लिए जरूर खत्म हो जाएगा। तो सैटरडे को क्लास होगी 10 से 12। याद रखिएगा, मैं गूगल क्लासरूम पे भी नोटिस लगा दूंगा। अगर कोई बच्चा कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है तो मैं क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल कर दूंगा, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, या अगली क्लास में आपकी ब्रेक शुरू होती है 2 मिनट की, 2 मिनट बाद जो है वो मैं दोबारा क्लास जो है वो स्टार्ट करूंगा।
हेलो, ओके। सो बस एक दफा कोई भी जल्दी से वेरीफाई कर दे कि सारी चीजें इन ऑर्डर हैं। यू कैन हियर मी, यू कैन सी द स्क्रीन, सो दैट आई कैन स्टार्ट। जी युसैमन, सर सब चीजें क्लियर हैं। ठीक। अच्छा देखिए, अब हमें करना क्या है? हमें जो है वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 जो है वो रिव्यू करना है। थोड़ा सा मुझे एहसास है कि पैरेलल में शुरू हो रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक चैप्टर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुश्किल इसलिए नहीं होगी, ये चैप्टर जो है बहुत ही डाइवर्स है, डिफरेंट किस्म का चैप्टर था। अच्छी बात यह कि चैप्टर में टॉपिक बहुत ज्यादा नहीं है, एक नंबर ऑफ इक्वेशंस लिमिटेड है, लिहाजा क्वेश्चंस जो होते हैं वो काफी आपको एक जैसे ही लगेंगे। देखिए पहली बात, अगर आप बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या कहते थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक का मतलब रेस्ट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम उन चार्जेस को स्टडी करते हैं जो स्टेट ऑफ रेस्ट में हो। अच्छा, अगर आप चार्ज की बात करें तो चार्ज से मुतालिक एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात या एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा कि जब आप कहते हैं ना आपने किसी बॉडी को चार्ज किया, चाहे आप उसे नेगेटिवली चार्ज करें चाहे आप उसे पॉजिटिवली चार्ज करें, जब आप कहते हैं कि आपने बॉडी को चार्ज किया तो इसका मतलब ये होता है कि आपने बॉडी को में से या तो इलेक्ट्रॉन निकाल लिया या इलेक्ट्रॉन दे दिया। वो आपने छोटी क्लास में कन्वेंशनल मेथड पढ़े होंगे कि गिलास को सिल्क से रब करेंगे, अगर आप अपने हेयर को जो है वो कोम करें या आप एक स्केल लेके अपने हेड पे रब करें तो आपने देखा होगा उन पे वो चार्जेस आ जाते हैं। चार्जेस आने का मतलब है या तो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है या इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। अगर आज कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है, इट डजंट मीन कि उसने प्रोटॉन गेन कर लिया है। याद है ना, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, कैटाइन पढ़ते हैं, एनाइन पढ़ते हैं, चाहे कैटाइन हो चाहे एनाइन हो, जो चीज ट्रांसफर होती है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हुआ है तो बॉडी विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हुआ है, लॉस हुआ है, तो बॉडी पॉजिटिव बन जाएगी। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ है तो बॉडी जो है वो नेगेटिव बन जाएगी। एक चीज हमें रखिएगा। अब अगर मेरे पास एक स्फीयर हो, अगर मेरे पास एक स्फीयर हो और इस स्फीयर को मैं कह दूं कि दिस इज न्यूट्रल, इसके न्यूट्रल होने का मतलब ये होता है कि इसमें जितना पॉजिटिव है उतना ही इसके अंदर जो है वो नेगेटिव भी मौजूद होगा। अब मैंने जज्बात में आके बहुत सारे चार्ज बना दिए, उतना ही क्या होगा? नेगेटिव। अब अगर मैं चाहता हूं कि इस ऑब्जेक्ट को चार्ज करूं तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इलेक्ट्रॉन को दे दूं या इसमें से इलेक्ट्रॉन को ले लूं। फर्स्ट कहने का मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर एक पॉजिटिव बढ़ गया। अगर मैं इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर जो है वो दो पॉजिटिव बढ़ जाएंगे। तभी आप एक बात, एक फॉर्मूला आप पढ़ते थे कि Q इज इक्वल टू एन टाइम सी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे वैसे वैसे चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाएगी। एन इज चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज का यूनिट कूलम होता था। अगर आप चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे 1 कूलम चार्ज लाएं तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, वो आप जो है वो इस कैलकुलेशन से जो है वो निकाला करते थे कि अगर आप चाहते हैं कि एक बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज जो है वो आपके पास कितना आ जाए, 1 कूलम आ जाए। अगर बॉडी को 1 कूलम चार्ज देना है तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ते थे? अगर किसी के जहन में जो है वो वैल्यू मौजूद हो तो अगर मुझे गलत याद नहीं है तो वो वैल्यू शायद 6.25 एक्सपोनेंट 18 इलेक्ट्रॉन होती थी। कैलकुलेट करके चेक जरूर कर लीजिएगा, मैं अपनी याददाश्त की बुनियाद पर चल रहा हूँ। वैसे कितने बच्चों को ये वैल्यू याद है? बिल्कुल सही, 6.25 इंटू 18 अच्छी वैल्यू है, याद होनी चाहिए। एमसीक्यूज में अगर आ जाए तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। तो n इक्वल 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन आपको निकालने पड़ेंगे। अच्छा, जब आप बात करते हैं चार्जेस की तो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, चार्जेस एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं। तो अब अगर कभी सवाल आ जाए कि डैश इज द श्योरर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिपल्शन, क्यों? अगर दो बॉडीज के दरमियान अट्रैक्शन है तो दैट अट्रैक्शन कुड बी ग्रेविटेशनल फोर्स एज वेल। अगर दो बॉडीज के दरमियान अट्रैक्शन है तो वो अट्रैक्शन आपके पास जो है वो क्या भी हो सकती है? ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकती है। अगर आपने इस बात को इंश्योर करना है कि फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर, दैट फोर्स हैव टू बी रिपल्सिव फोर्स। ठीक। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले स्टडी किया वो कूलम था। आपने जो है वो पूरा
लॉ पढ़ा जिसको आप नाम देते थे किसका, कूलम्स लॉ का, ठीक। और कूलम्स लॉ क्या कहता था कि अगर मेरे पास दो चार्जेस हो, एक Q1 और एक Q2, दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है R, अगर आप इनके दरमियान फोर्स निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, बिकॉज जनरली हम साइन जो है वो यूज नहीं कर रहे होते हैं, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जब आप इनको कंबाइन करते थे तो आप इक्वेशन बनाते थे के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अच्छा, जितने चार्जेस हम यूज करते हैं ये सारे चार्जेस कौन से चार्जेस होते हैं, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज उस चार्ज को कहते हैं जिसका मास नेग्लेजिबल है। क्यों नेग्लेजिबल है, क्योंकि आप पॉइंट चार्जेस पे ये कहते हैं कि इनके दरमियान कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती, ये सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक एग्जर्ट करते हैं। तो इसका मतलब है कि पॉइंट चार्ज का मास एक तो नेग्लेजिबल होगा, ठीक है, और उनके दरमियान सेपरेशन ज्यादा होनी चाहिए ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स का दूर दूर तक कोई नामो निशान भी ना बचे। ये जो के होता था, इस के को हम नाम देते थे कूलम्स कूलम्स कांस्टेंट का। इनफैक्ट ये कांस्टेंट आपके पास कहलाता था कूलम्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू शायद आपको याद हो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट डिपेंड करता था एक मटेरियल की प्रॉपर्टी पे जिसको आप नाम देते थे परमिटिविटी। क्योंकि अब आप में से कुछ बच्चों को मैंने मैग्नेटिज्म जो है वो पढ़ा दिया है MK डलामा में बिलखुसूस, तो शायद आपको याद हो मटेरियल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी परमिटिविटी है और इलेक्ट्रिक और मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी परमीएबिलिटी है, जिसको आप म्यू से रिप्रेजेंट करते थे। ये परमिटिविटी मीडियम टू मीडियम वेरी करेगी। इस परमिटिविटी की अगर मैं लीस्ट वैल्यू निकालना चाहूं तो ये लीस्ट वैल्यू होती है किसके लिए, फ्री स्पेस यानी वैक्यूम। इसको डिनोट करते थे एप्सिलॉन नॉट से, और ये वैल्यू होती थी 8.85 एक्सपोनेंट -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि अगर दो चार्जेस के दरमियान मीडियम आ गया तो जो परमिटिविटी की वैल्यू है ना, वो परमिटिविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि लीस्ट इज फॉर फ्री स्पेस। तो इसका मतलब है जो भी मीडियम होगा उसकी परमिटिविटी ज्यादा होगी। कितना ज्यादा होगी, आपने एक कांस्टेंट बनाया जिसको आप नाम देते थे किसका, रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी के लिए हमें याद है ये हमेशा ग्रेटर देन क्या होगी, 1, क्योंकि अगर ये 1 बन गई तो एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएंगे। इसका नाम फ्री स्पेस की बात कर रहा है। ये परमिटिविटी हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, 1 से छोटी कभी भी नहीं होगी, क्योंकि दिस इज फॉर फ्री स्पेस। इसका मतलब यह है कि अगर मीडियम मौजूद होगा तो के की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो याद रखिएगा के इज ग्रेटर देन के डैश। परमिटिविटी फ्री स्पेस के लिए लीस्ट होती है, लेकिन कूलम कांस्टेंट फ्री स्पेस के लिए मैक्सिमम होता है। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, फॉर फ्री स्पेस permittivity is minimum, that is epsilon naught, k is maximum, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा, अब अगर आप इन फोर्स की बात करेंगे तो याद रखिएगा ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1 एक्शन रिएक्शन है। एक्शन रिएक्शन का क्या मतलब है, पहला चार्ज दूसरा चार्ज। पहला चार्ज जो फोर्स लगाएगा वो बेसिकली इन चार्जेस के साइन पे डिपेंड करेगा। अगर दोनों अपोजिट है तो बोथ विल बी अट्रैक्टिंग ईच अदर, तो प्लस माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसको मैं कह देता हूं Q1, इसको कह देता हूं Q2, और अब मेरी नोटेशन याद रखें, मैं चैप्टर के एंड तक सेम फॉलो करूंगा। 1 2 का मतलब है बाय 1 ऑन 2। जब मैं नंबर लिखता हूं ना इसे 1 2, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल में कन्वेंशन यूज करूंगा, क्योंकि बहुत सारी कन्वेंशन है, हम एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं। 1 2 का मतलब होता है बाय 1 ऑन 2। सो F12 का मतलब है फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 ऑन 2, क्योंकि इसे अट्रैक्ट करेगा तो इट विल बी टुवर्ड्स इटसेल्फ।
इसी तरह वो फोर्स जो 2 लगाएगा वो होगा F21। तो अब आपको कन्वेंशन याद है, बाय 2 ऑन 1, ये भी अट्रैक्ट करेगा। एक्शन रिएक्शन है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे, तो एक्शन रिएक्शन हो गए। तो अब वो सारे कैरेक्टरिस्टिक जो एक्शन रिएक्शन के होते हैं, हो सकता है आपने जो है वो काइनेमेटिक्स में या मैकेनिक्स पढ़ते वक्त जहां पे आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़े, वहां पर आपने सारे कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हो। मैं एक दफा जो है वो जल्दी से ब्रीफली बता दूं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते थे। नंबर 1, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एट द सेम टाइम, और एक चौथा कैरेक्टरिस्टिक होता था सेम टाइप। देखिए सेम टाइप से क्या मुराद है, अगर एक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो दूसरी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक है, अगर एक फोर्स ग्रेविटेशनल है तो दूसरी भी ग्रेविटेशनल है, अगर एक मैग्नेटिक ओरिजिन की होगी तो दूसरी भी मैग्नेटिक ओरिजिन की होगी। आप ये नहीं कह सकते कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो दूसरी ग्रेविटेशनल हो जाएगी, नहीं, दोनों फोर्सेस की नेचर का सेम होना जो है वो जरूरी है। ये फोर्स हमेशा उस लाइन पे एक्ट करेगी जो दोनों बॉडीज के सेंटर को ज्वाइन करे। इनफैक्ट यहाँ पे पॉइंट चार्ज है तो सेंटर कहना जो है वो सिर्फ एक जोक हो सकता है, क्योंकि इतने छोटे ऑब्जेक्ट में सेंटर का कॉन्सेप्ट नहीं। तो आप क्या कहेंगे, फोर्स विल एक्ट along the line joining the charges। हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में सेंटर ऑफ द बॉडीज कहते थे, क्योंकि वहां पे हेवनली बॉडीज थी, मासेस बहुत बड़े थे। यहाँ पर पॉइंट चार्जेस हैं तो हम लाइन जॉइनिंग दी चार्जेस है वो सिर्फ कह दिया जाएगा। अच्छा, जब आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, F इक्वल के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, वैसे तो हम कभी भी चार्ज इक्वेशन में माइनस पुट नहीं करते, एक उसूल बना ले। वो तमाम इक्वेशंस जो वेक्टर क्वांटिटीज को रेफर करती हैं उनका आंसर कभी माइनस में हम नहीं लिख रहे होते, क्योंकि माइनस का ताल्लुक मैग्नीट्यूड से नहीं डायरेक्शन से, और मोस्ट ऑफ द टाइम वी जस्ट टॉक अबाउट डायरेक्शंस ओनली। मोस्ट ऑफ द टाइम हम उनकी सिर्फ डायरेक्शन की बात, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन की नहीं करते हैं। लेकिन अगर कभी किसी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछ दिया जाए व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द साइन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो याद रखिएगा अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपके पास पॉजिटिव है तो दिस इज रिपल्जन, एंड इफ इट इज नेगेटिव दिस इज अट्रैक्शन। और ऐसा क्यों है, देखिए रिपल्जन होती है लाइक चार्जेस में, प्लस प्लस रिपेल करेंगे, माइनस माइनस रिपेल करेंगे। अगर आप फॉर्मूले में साइंस के साथ पुट कर दें तो प्लस इंटू प्लस इज प्लस, बट माइनस इंटू माइनस इज ऑल्सो प्लस, तो प्लस का मतलब रिपल्सिव है। और अगर एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, या एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, तो फोर्स आपके पास हमेशा कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। फोर्स आपके पास हमेशा नेगेटिव आएगी। नेगेटिव का मतलब अट्रैक्शन होता है। अब ये जो कूलम्स लॉ है ना, इसके न्यूमेरिकल आपके पास बहुत डाइवर्स किस्म के हैं। तो जो सैटरडे की हमारी क्लास हो रही होगी उसमें मैं न्यूमेरिकल जो है वो डेफिनेटली सॉल्व करवाऊंगा। तो हमें जो है वो न्यूमेरिकल पे थोड़ी ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी, क्योंकि न्यूमेरिकल लेंथी होंगे। ठीक है, जैसे एमके अलामा ने मैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल कर लिए, वो डिटेल न्यूमेरिकल थे, लेंथी थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में और ज्यादा लेंथी न्यूमेरिकल आ जाएंगे। तो हमें जो है वो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उन सवालों में जहां पर कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन आपको और कैलकुलेशन भी करनी है और पूरी कैलकुलेशन करनी है। तो पहली चीज आपको कूलम्स लॉ पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, किसी भी चार्ज पार्टिकल के अराउंड एक रीजन होता है जहां पे वो चार्ज पार्टिकल अपनी फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। जिस रीजन को हम नाम देते थे किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बना करती थी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। शायद आपको याद आ जाए कि ये जो लाइन ऑफ फोर्स है अगर पॉजिटिव है तो ये अवे बनेंगी, अगर ये नेगेटिव है तो ये टूवर्ड्स बनेंगी। अगर चार्जेस आपके पास आइसोलेटेड हैं तो जो फील्ड का शेप है वो कैसा होता है, रेडियल, जैसा कि मैंने बनाया हुआ है। अगर चार्जेस आइसोलेटेड हैं तो फील्ड का शेप जो है वो रेडियल होगा। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें मेरे पास प्लस भी मौजूद है
माइनस भी मौजूद है, तो जो लाइन ऑफ फोर्स है वो प्लस से कहां पर जाएंगी, माइनस की तरफ। ठीक है, ये सारी फोर्सेस जो हैं वो पॉजिटिव से अवे होंगी और टुवर्ड्स नेगेटिव होंगी। इन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक जुमला याद होगा, टू लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर कट ईच अदर। दो लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी कट नहीं करती। क्यों? इस बात को सिर्फ समझ लें। देखिए, रेडियल फील्ड में तो बड़ा सिंपल है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन क्या होती थी, द पाथ फॉलोड बाय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। रखेंगे पॉजिटिव इसे रिपेल करेगा, यहां रखेंगे रिपेल होगा, यहां रखेंगे रिपेल होगा, नेगेटिव में वो अट्रैक्ट हो रहा होगा। या कर्व पाथ में क्या होता है, देखिए लाइन ऑफ फोर्स बनती कैसे है। आपने एक पॉजिटिव चार्ज लाके रखा, ये वाला, ये ग्रीन चार्ज इसको रिपेल करेगा इस तरह, और मैं काम करता हूं, मैं इस चार्ज का कलर जो है वो थोड़ा चेंज कर देता हूं ताकि आप इसे डिस्टिंग्विश कर लें। ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इसे अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जो रेड चार्ज है ना वो ग्रीन को फॉलो करेगा, ना वो रेड को फॉलो करेगा, बल्कि वो इनके दरमियान में आ जाएगा यहां पर। अब ये ग्रीन इसको ऐसे रिपेल कर रहा है, ब्लू इसको ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है। चार्ज कहीं नहीं जाएगा, किसी एक डायरेक्शन में इन दोनों के दरमियान आ जाएगा, तभी आपको एक कर्व बनता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि चार्ज किसी भी पॉइंट पर उस डायरेक्शन को फॉलो करता है जो दोनों का रिजल्टेंट बन जाए। अब अगर दो लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को क्रॉस कर ले, जैसे कि ये एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही, तो इसका मतलब यह है कि वो चार्ज जो इस पॉइंट के ऊपर आएगा, अब इसके सामने तो दो रास्ते हो गए, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, जो कि मुमकिन नहीं है क्योंकि फोर्स तो किसी एक डायरेक्शन में लगेगी। तो अगर कोई आपसे पूछ ले टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, व्हाई, तो इसका रीजन यह है बिकॉज एट एवरी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन हैव ओनली वन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि वो टेंजेंशियल निकाली जाती थी। क्योंकि याद है ना, अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कर्व हो तो आप टेंजेंट बनाते थे ई की डायरेक्शन के लिए। हमारे ध्यान में ये पॉइंट होना चाहिए। फिर जो डेंसिटी ऑफ लाइन ऑफ फोर्स है वो स्ट्रेंथ को शो करती है। डेंसिटी ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स बेसिकली रिप्रेजेंट करती है किसको, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड को। यही वजह है कि जब आप ये कहते हैं कि एक आइसोलेटेड चार्ज था, और अब देखें मैं यहां पर फील्ड लाइंस बनाता हूं, मैंने वो लाइंस बनाई, थोड़ी ज्यादा बना देता हूं ताकि बात जो है वो जैसे ही। अब अगर आप यहां पर किसी एक रीजन में डेंसिटी निकालें तो डेंसिटी कैसे निकालते हैं, एनीथिंग डिवाइडेड बाय साइज। तो यहां डेंसिटी निकालें, सेम एरिया यहां बनाइए, सेम एरिया यहां बनाइए। आप एग्री करेंगे कि जैसे जैसे आप बाहर की तरफ निकल रहे हैं जो डेंसिटी है रो, उसकी वैल्यू कम हो रही है। मैं आपकी आसानी के लिए डेंसिटी को फिलहाल सिर्फ डी लिख देता हूं, बल्कि पूरा ही लिख देता हूं। जो मेरे पास डेंसिटी है वो कम हो रही है, इसका मतलब जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो रही है, कम। तभी आप कहते थे कि अगर आपके पास लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे के पैरेलल बन गई, जैसे कि ये, अगर मैं यहां पर जो है वो लाइन ऑफ फोर्स बना दूं, तो ये लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे के पैरेलल है। अब अगर मैं एक एरिया इधर बनाऊं, एक यहां बनाऊं, एक यहां बनाऊं, एक यहां बनाऊं, आप एग्री करेंगे कि हर जगह डेंसिटी की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। डेंसिटी कांस्टेंट है। अगर डेंसिटी सेम है तो इसका मतलब E क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। तभी आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमेशा पैरेलल लाइन बनाते हैं। अब अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए आप पढ़ा करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
जिसका फॉर्मूला होता था F/Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि अगर चार्ज स्मॉल q है तो इससे मुराद होता है टेस्ट चार्ज, जो कि हमेशा पॉजिटिव है। कैपिटल Q से मुराद होता है सोर्स चार्ज, विच कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सोर्स चार्ज उस चार्ज को कहते हैं जो फील्ड जनरेट करता है। टेस्ट चार्ज उस चार्ज को कहते हैं जो सिर्फ फील्ड की एग्जिस्टेंस को में चेक करेगा कि फील्ड है या नहीं है। उसका अपना काम फील्ड जनरेट करना नहीं, उसका अपना काम फील्ड की एग्जिस्टेंस को चेक करना है। अच्छा, अब ये फॉर्मूला जो है ना मिसलीडिंग है, E = F/Q। इससे ऐसा लगता है कि अगर मैं टेस्ट चार्ज को डबल कर दूं तो इंटेंसिटी को आधा हो जाना चाहिए। अगर मैं टेस्ट चार्ज को 4 टाइम्स कर दूं तो इंटेंसिटी को 1/4 हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। क्यों? बेसिकली जब आप टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज की बात कर रहे हैं, ये रहा सोर्स, ये रहा टेस्ट, इनके दरमियान डिस्टेंस है r। अगर मैं इनके दरमियान फोर्स निकालूं तो मैं लगाऊंगा कूलम्स लॉ, F = K सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज ओवर r²। इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो KQ स्मॉल q ओवर r² ओवर Q से Q कैंसिल, तो मेरे पास E क्या बन जाएगा, K कैपिटल Q ओवर r²। ये फॉर्मूला आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ट्रू पिक्चर दे रहा है। क्या कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोर्स। इट मेक सेंस, क्योंकि जो फील्ड बनाएगा इंटेंसिटी उसी पे डिपेंड करेगी। इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। बिल्कुल सही। आप जैसे जैसे दूर जा रहे हैं फील्ड की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है, ये भी बिल्कुल सही। इस इक्वेशन में स्मॉल q नहीं है, A इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल q। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। अगर किसी के जहन में ख्याल आए कि सर इस इक्वेशन में तो कर रही है, तो बिल्कुल भी नहीं कर रही। क्यों? इसलिए नहीं कर रही क्योंकि डिवाइड बाय Q का मतलब है ये इंडिपेंडेंट ऑफ Q है। जब आप Q को डबल करेंगे तो बेसिकली ये जो फोर्स है ना, ये भी डबल हो जाएगी। जब आप फोर्स को थ्राइस करेंगे तो ये फोर्स भी आपके पास क्या हो जाएगी, थ्राइस हो जाएगी। तो वो 2 से 2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ परेशान नहीं कर रहा, लेकिन एक बात बता रहा हूं, अगर आप लिंक कर पाए। आप पढ़ते थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आप पढ़ते थे हीट कैपेसिटी, और अगर आप हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला याद करें तो वैसा होता था डेल्टा Q ओवर डेल्टा T, और स्पेसिफिक हीट होता था डेल्टा Q ओवर m डेल्टा T। और शायद आपको याद आए कि स्पेसिफिक हीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, फिर भी उसी की इक्वेशन में m मौजूद है। ये m यहां पर आया इसलिए था कि आप पर यूनिट मास बना के इसे इंडिपेंडेंट कर देते थे। तो इसी तरीके से जो टेस्ट चार्ज वाली बात है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, वो सोर्स पे डिपेंड करती है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, और वो टेस्ट से इंडिपेंडेंट हुआ करती है। अच्छा, जब आप फील्ड बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फील्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बस ये आज की क्लास के लिए आखिरी बात है। आप में से वो बच्चे, क्योंकि अब तो घड़ी भी देखनी नहीं पड़ती ना, सामने टाइम आ रहा होता, तभी मैं भी अपना कैमरा जो है वो ऑफ रखता हूं, क्योंकि मैं भी मुस्तकिल घड़ी देख रहा होता हूँ। भाई सिर्फ मजाक था, क्योंकि आप लोगों के पास आजकल इंटरनेट कनेक्टिविटी में मेरे ख्याल से इशू होता है, इसलिए मैं कैमरा इसलिए ऑफ रखता हूँ कि आपके पास कम से कम डेटा वॉल्यूम हो या लोड हो, ताकि आप आराम से जो है वो क्लास अटेंड कर सकें। देखें, अब मेरे पास ये 3 लाइंस ऑफ फोर्स है। अगर इन लाइंस ऑफ फोर्स के रास्ते में मैं कोई सरफेस लाके रख दूं, अगर मैं यहां पर कोई सरफेस लाके रख दूं, तो वो लाइन ऑफ फोर्स जो किसी सरफेस से पास हो, उन लाइन ऑफ फोर्स को हम नाम देते हैं किसका, फ्लक्स का। उस लाइन ऑफ फोर्स को हम नाम देते हैं किसका, फ्लक्स का। ठीक, अगर आप ये फ्लक्स निकालना चाहते हैं, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स निकलता था, बिल्कुल वैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होगा E डॉट डेल्टा A, जिसको आप लिखते थे E डेल्टा A कॉस थीटा। और शायद आपने याद किया होगा डेल्टा A क्यों होता है, क्योंकि आप स्मॉल एरिया लेते हैं। स्मॉल एरिया क्यों लेते हैं? देखिए, जब तक फील्ड यूनिफॉर्म है फिर तो आप एरिया छोटा लें या बड़ा लें, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मेरे पास चार्ज ये होता, लाइन ऑफ फोर्स ऐसी ट्रेवल कर रही होती, तो अब
अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहें तो पूरी सरफेस का इकट्ठा इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्यों हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगी? यहाँ पर एरिया की डायरेक्शन इधर है, यहाँ पर एरिया की डायरेक्शन इधर है, इंटेंसिटी डिफरेंट डायरेक्शन में। तो आप क्या करते थे, आप एरिया का एक छोटा सा पोर्शन लेते थे, आप एरिया का एक छोटा सा पोर्शन ले लिया करते थे। तो ये जो डेल्टा ए है ये इसलिए होता है कि आप एरिया जो है वो छोटा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको जो है वो फिलहाल यहीं तक रखेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह अपनी सैटरडे की क्लास में। टाइम मैंने आपको बता दिया कि सैटरडे की क्लास जो है वो आपकी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10 बजे से लेके 12 बजे तक होगी। अगर किसी बच्चे को ये लगे सर सुबह सुबह क्लास, तो मैं क्लास 9 से 11 ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो वो 9 बज रहे हैं। तो मैं आपसे 1 घंटे पहले जो है वो क्लास शुरू करूंगा। तो मेरा ख्याल है आपकी तकलीफ थोड़ी कम हो जाएगी कि 10 बजे क्लास आपको बुरी नहीं लगेगी। तो सैटरडे को क्लास होगी 10 से 12, क्योंकि मेरा अपना टारगेट ये है कि हम सैटरडे तक जो है वो अपना सारा काम जो है वो वाइंड अप कर चुके हैं, ताकि उसके बाद अगर हमारे पास कोई टाइम है तो उसमें फिर हम जो है वो जो जाती मसले मसाइल हैं फिजिक्स से रिलेटेड वो हम किसी क्लास में जो है वो डिस्कस कर सकें। आज जो है वो ट्यूसडे है, वेडनेसडे को मेरी रेगुलर क्लास होती है, थर्सडे फ्राइडे मेरी कोई क्लास नहीं होती। फ्राइडे को हो सकता है कि मैं एमकेट कायद की या एमकेट अल्लामा की क्लास रखूं, शायद, मैं कंफर्म नहीं हूं। मैं ये कल की क्लास के बाद इस बात का फैसला करूंगा। तो फ्राइडे के लिए अब मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, वरना सैटरडे की क्लास तो कंफर्म है। सैटरडे को 10 से 12 क्लास है, फ्राइडे का फैसला हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कल कर लेंगे। ठीक, अगर किसी के ज़हन में कोई क्विक क्वेश्चन है सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक के हवाले से, अब आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास में। मेरा ख्याल है आधे बच्चे तो सो गए और कुछ को इतनी जल्दी थी उन्होंने जो है वो मीटिंग जो है वो छोड़ना भी शुरू कर दिया। ठीक, अब हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास में।